सोचिए, साल है 1917। भारत की आज़ादी की लड़ाई एक अहम मोड़ पर है और तभी एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। आज हम उसी कहानी में चलेंगे जब महात्मा गांधी के एक फैसले ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। और जानते हैं, ये सब शुरू हुआ था एक बिल्कुल साधारण से किसान की जिद से। ये शब्द खुद महात्मा गांधी के हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 1917 ही वो साल था जिसने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। तो चलिए ठीक वहीं चलते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। अक्सर इतिहास के बड़े बड़े मोड़ एक छोटी सी अनजानी सी मुलाकात से शुरू होते हैं। देखिए, एक तरफ थे गांधी और दूसरी तरफ एक ऐसा किसान जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। उस पल में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मुलाकात हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाली है। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरी क्रांति की चिंगारी लगाई किसने? ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसकी जिद ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल है 1916, जगह लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन चल रहा है। देश के बड़े बड़े नेताओं की भीड़ में राजकुमार शुक्ल नाम का एक दुबला पतला किसान किसी तरह गांधी जी तक पहुंचता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और जुबां पर चंपारण के किसानों पर हो रहे जुल्म की कहानी। लेकिन राजकुमार शुक्ल कोई आम इंसान नहीं थे। वो सिर्फ मिलकर चले नहीं गए। उनकी लगन देखिए, हफ्तों महीनों तक जहां जहां गांधी जाते वो उनके पीछे जाते। कानपुर से लेकर अहमदाबाद तक और फिर आखिर में कलकत्ता तक। उनकी इसी जिद ने, इसी लगन ने गांधी जी को चंपारण आने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार शुक्ल की ये जिद काम आई। गांधी चंपारण पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो सिर्फ बेइंसाफी नहीं थी, वो डर का एक पूरा साम्राज्य था। तो चंपारण का असल मुद्दा क्या था? वो था ये नील का अनुबंध। सोचिए, आपको अपनी ही जमीन के एक हिस्से पर एक खास फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाए और फिर पूरी की पूरी फसल लगान के तौर पर दे देनी पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की कानूनी गुलामी थी। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जर्मनी में सिंथेटिक नील बन जाता है। अचानक से असली नील की कोई कीमत नहीं रहती। अब अंग्रेज जमींदारों को भी इस अनुबंध की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने किसानों से कहा, ठीक है, हम तुम्हें इस बेकार अनुबंध से आजाद कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुआवजा देना होगा। ये तो सीधी सीधी लूट थी, जबरन वसूली। उस दौर के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजों का खौफ इतना था कि होम रूल या स्वशासन का नाम लेने वालों से भी लोग दूर भागते थे। ऐसे में किसी सरकारी प्रोफेसर का गांधी जैसे इंसान को अपने घर में पनाह देना ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। और अब कहानी उस क्रूशियल मोड़ पर पहुंचती है जहां गांधी और ब्रिटिश अधिकारी आमने सामने आते हैं। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये, गांधी मोतिहारी पहुंचे। उन्हें पुलिस का संदेशा मिला, शहर लौट जाओ। फिर एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया गया, तुरंत चंपारण छोड़ो। सोचिए, गांधी ने नोटिस लिया, उसकी रसीद साइन की और उसी पर लिख दिया, मैं इस आदेश की अवज्ञा करूंगा। बस कागज के एक टुकड़े पर लिखे इन कुछ शब्दों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज कर दिया। गांधी के इस एक सादे से कदम का असर फौरन हुआ और इतना जबरदस्त हुआ कि अंग्रेजों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस चीज को छेड़ दिया है। अगली सुबह मोतिहारी शहर का नजारा देखने लायक था। कोर्ट के बाहर हजारों हजार किसान जमा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर इंसानों से काला पड़ गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर लोग गांधी को ठीक से जानते तक नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि कोई महात्मा है जो उनके लिए लड़ने आया है और अब वो मुसीबत में है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके डर से आजादी की शुरुआत थी। पहली बार लोग डर को पीछे छोड़कर अपने हक के लिए खड़े हुए थे। ये भारत की आजादी की लड़ाई की असली शुरुआत थी। कोर्ट के अंदर गांधी ने एक शानदार दलील दी। उन्होंने कहा कि वो एक कर्तव्यों के टकराव में हैं। एक तरफ उनका कर्तव्य है कि वो कानून न तोड़ें, लेकिन दूसरी तरफ उनका उससे भी बड़ा कर्तव्य है इंसानियत और देश की सेवा करना। और इस बड़े कर्तव्य के लिए वो हर सजा भुगतने को तैयार हैं। और इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हुई। गांधी ने अपने साथी वकीलों से एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो वकीलों का जवाब बड़ा साफ था कि भाई, हम तो सलाह देने आए थे, जब आप ही जेल चले जाएंगे तो हम घर लौट जाएंगे।
तब गांधी ने उनसे बस इतना पूछा, और इन गरीब किसानों का क्या? बस इस एक सवाल ने उन सभी वकीलों को झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर एक बाहरी आदमी इन किसानों के लिए जेल जा सकता है तो उनका यहां से लौट जाना कितनी शर्म की बात होगी। और उन्होंने फैसला किया कि वो भी गांधी के पीछे पीछे जेल जाएंगे। और जैसे ही वकीलों ने यह फैसला सुनाया, गांधी ने मुस्कुराकर कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। लेकिन ऐसा क्यों? अभी तो केस चल ही रहा था। क्योंकि गांधी जानते थे कि असली जीत कोर्ट में नहीं, लोगों की एकजुटता में है, डर पर काबू पाने में है। यही एकजुटता असली ताकत थी। इसी एकता ने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस पूरे टकराव का आखिरी नतीजा क्या निकला। जीत हुई, सविनय अवज्ञा की, सरकार को केस वापस लेना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऑफिशियल जांच कमीशन बनाई गई जिसमें किसानों के तरफ से अकेले प्रतिनिधि थे, खुद M.K. गांधी। अब कमीशन की जांच में जमींदारों के खिलाफ इतने सबूत मिले कि वो पैसे लौटाने को राजी हो गए। उन्होंने 25% रिफंड का ऑफर दिया और सबको हैरान करते हुए गांधी मान गए। अब सवाल उठता है, सिर्फ 25% ही क्यों? गांधी ने समझाया कि यहां बात पैसों की नहीं, सिद्धांत की थी। रकम से ज्यादा जरूरी यह था कि पहली बार वो जमींदार जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हें झुकना पड़ा था। उन्हें न सिर्फ पैसा लौटाना पड़ा, बल्कि उसके साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत का एक हिस्सा भी लौटाना पड़ा। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और चंपारण की ये जीत सिर्फ चंपारण तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर पूरे देश पर होना था, आने वाले कई सालों तक। चंपारण ने पूरे देश को एक नया हथियार दिया, सविनय अवज्ञा। ये इस बात का सबूत था कि बिना हिंसा के भी शक्तिशाली ब्रिटिश राज को चुनौती दी जा सकती है, उसे झुकाया जा सकता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक आम से किसान राजकुमार शुक्ल की जिद से। तो सोचिए, अगर उस एक इंसान ने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज हमारा इतिहास शायद कुछ और ही होता।